आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट एज अ लुईस एसिड। क्वेश्चन ने आपसे लुईस एसिड के विषय में पूछा है। लुईस एसिड हम उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उन्हें हम कहते हैं लुईस एसिड कहलाता है। आंसर होगा फोर्थ होगा बोरान जो होता है ये थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए हैं। तो इसने अपना बना लिया, एक मॉलिक्यूल बना लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये कहलाएगा लुईस एसिड कहलाएगा। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52, फॉर द सेल रिएक्शन। यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है और क्वेश्चन ने आपसे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछी है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। तो यहाँ से आपकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आइए आयरन, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रही है और प्रोडक्ट साइड पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गई। तो यहाँ पे चेंज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, तो यहाँ से आपकी एन की वैल्यू निकल आएगी। एन इक्वल टू हो जाएगा चेंज ऑक्सीडेशन नंबर इंटू IC इंटू OC। 1 का चेंजेस आया है तो 1 इंटू IC दी गई 1 दी गई है एंड OC दी गई 2 दी गई है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होगा, तो ये हो जाएगा N के स्थान पर आ जाएगा 2 इंटू F होता है फैराडे। 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम इंटू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आपको दिया गया है 0.24 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करने में वैल्यू आएगी 46320 जूल में आएगी, ठीक है। बट आंसर आपको दिया गया है किलो जूल में दिया गया है, तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आंसर आ जाएगा 46.32 किलो जूल। तो आंसर इसका हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा नेगेटिव। आइए आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ निकल हाइड्रोक्साइड इन अ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिवन दैट द आयनिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन ने आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी है। हमें यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपको दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है। हमने मान लिया कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, ये डिकम्पोज होगा Na+2 प्लस OH-1, ठीक है। हमने मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो यहाँ से हमें S मोल Na+2 मिलेगा एंड और यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2S हो जाएगा। ये आगे इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई। इन अ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिया गया है जिसकी कंसंट्रेशन आपको 0.1 मोलर दिया गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, 100% डिसोशिएट कर जाएगा। तो ये 100% डिसोशिएट कर जाएगा, तो यहाँ से हमें OH- आयन की कंसंट्रेशन मिल जाएगी 0.1 मिल जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट आ गया है, यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.1 को हम ऐड कर देंगे और इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन में क्या दिया गया, आयनिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन में आपको आयनिक प्रोडक्ट की जानकारी दी गई है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल हाइड्रोक्साइड
इज इक्वल टू हो जाएगा निकिल, निकिल का नंबर उसकी पावर हो जाएगी इनटू OH का की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयनिक प्रोडक्ट आपको कितना दिया गया है, 2 × 10 की पावर -15 दिया गया है, 2 × 10 की पावर -15। और यहाँ पर निकिल की सॉल्बिलिटी ऐसा आ गई थी, S की पावर 1 इंटू हाइड्रोक्साइड आयन की 0.1 की पावर 2 आ गया। तो यहाँ से आपकी सॉल्बिलिटी आ जाएगी, सॉल्बिलिटी इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10 की पावर -15 अपॉन 0.1 का स्क्वायर। उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 की पावर -13। ये आपके आ जाएगी, सॉल्बिलिटी आ जाएगी। तो आंसर होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। मैच लिस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर लिस्ट 1 में आपको दिया गया है, सब्सटेंस दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनके यूजेस दिए गए। तो आपको यहाँ पे सही मैचिंग बतानी है। बोरेक्स, बोरेक्स का हम यूज करते हैं हीट एंड स्टेन रेजिस्टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। बी फाइबर का हम इस्तेमाल करते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और बी स्टील का हम यूज करते हैं कंट्रोलर रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा और सी का सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर होगा। मैचिंग वाला क्वेश्चन था, आपको याद होना चाहिए था उनका यूजेस। आइए क्वेश्चन नंबर 55। व्हेन कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इन एक्वस फेज में। तो कॉपर सल्फेट हमें दिया गया है इन एक्वस फेज में, साथ में होगा पानी, वाटर होगा। कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है, अपने आयनों में डिसोशिएट कर जाएगा Cu+2 प्लस सल्फेट SO4-2 में। वाटर भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये भी डिसोशिएट कर जाएगा। तो हमें यहाँ से मिलेगा H+ प्लस OH- आयन मिलेगा। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का आ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि एट अ कैथोड और एट अ एनोड पे हमें क्या प्राप्त होगा। एट अ कैथोड पे इलेक्ट्रोकेम, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको 2 कैटायन प्राप्त हो गए हैं। सॉल्यूशन में हमें 2 कैटायन मिल रहे हैं। तो कैथोड पे कौन सा कैटायन जाएगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे होगा उसका हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ पे जो कॉपर होती है वो हाइड्रोजन के नीचे होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो कॉपर का हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा। कॉपर क्या करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जाकर कैथोड में कॉपर सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। अब बात करते हैं एनोड की। अब एनोड पे हमें यहाँ पे 2 एनायन प्राप्त हुए हैं। अब इन दोनों एनायनों में कौन सा एनायन एनोड पे जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा OH- जाएगा। ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और हमें यहाँ से O2 गैस प्राप्त हो जाएगी। ये ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड पे जाएगा कॉपर जाएगा और एनोड पे हमें मिलेगी ऑक्सीजन मिलेगी। तो कॉपर इज कैथोड, नो कॉपर, सेकंड आंसर होगा इसका। कॉपर कैथोड पे मिलेगा और ऑक्सीजन हमें एनोड पे मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। विच इज एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड, विच इज़ नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। पहला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे ये प्लस है। ठीक है, आइए अकॉर्डिंग टू हक्कर रूल हमें चेक करना कि एरोमेटिक कंपाउंड होगा कि नहीं होगा। तो 4n+2 = नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। सो 4n = आ जाएगा 4, तो n की वैल्यू आगे 1 आ गई।
अगर n की वैल्यू 1 आ रही तो एरोमेटिक होगा। हमें देखना नॉट एरोमेटिक हमें देखना है। फोर्थ आंसर होगा, देख लीजिए, एरोमेटिक होना, एरोमेटिक क्या होता है कि मतलब सब के सब एक ही प्लेन में होना चाहिए। बट यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपको sp3 दिया गया, बल्कि sp2 होना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है फोर्थ वाला नॉट एरोमेटिक होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। Zinc can be coated on iron to produce galvanized iron, but the reverse is not possible. It is because, देखिए जिंक की जो कोटिंग होती है वो हम आयरन के ऊपर करा सकते हैं, बट आयरन की कोटिंग हम जिंक के ऊपर नहीं करा सकते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जिंक हैज अ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन। जो जिंक होता है इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हायर होता है आयरन से। तो यही रीजन है कि हम रिवर्स कोटिंग नहीं करा सकते। आंसर हो जाएगा फोर्थ। इक्विमोलर सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शन के लिए आपको कंसंट्रेशन सेम दी गई है। ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, विच वन ऑफ दिस विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच। क्वेश्चन ने आपसे पूछा कि बताए इन चारों में हाईएस्ट पीएच किसकी होगी। आइए चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जब आप इसको वाटर में लेके आएंगे तो ये बना लेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस बनेगा HCl बनेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन बना है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। बाकी इन तीनों का आप देखेंगे, ये जो तीनों है ये तीनों वीक बेस से मिलकर बने हैं। और क्वेश्चन ने आपसे हाईएस्ट पीएच की वैल्यू पूछी है, तो जो सॉल्यूशन बना है वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। अगर हम बात की जाए पीएच की बात की जाए, जो पीएच होती है इन्वर्सली टू द H प्लस आयन की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली होती है। मतलब जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होगी उसके लिए पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब लास्ट का भी 3 ऑप्शन देखेंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए ये स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड होने का इनके लिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पीएच की वैल्यू कम होगी। बल्कि जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ये स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए पीएच की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती, तो आंसर हो जाएगा 1 इसका। क्वेश्चन नंबर 59। द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए यहाँ पे देखेंगे, इस वाले कार्बन को देखेंगे, ये कार्बन sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। बट यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे ये भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए, हाँ ये sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। एक में हाइड्रोजन लगा और दूसरी वैलेंसी से Cl लगा है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। अब सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस वाले कार्बन को देखिएगा, 1 2 3, तीसरे पर हमें मिला मिथाइल। अब आप इस साइड से चलेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे भी हमें तीसरे पर मिला है मिथाइल मिला है। यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन पे दोनों तरफ से पोजीशन सेम आ रही, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। आप इस वाले कार्बन को देखिए, sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन से लगे दोनों एटम अलग अलग हैं। अब हम सेकंड वाले कार्बन को चेक करेंगे। इस वाले कार्बन को देखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर आपको मिला मिथाइल मिला है। बल्कि यहाँ से जाने पे आपको दूसरी पोजीशन पे मिथाइल मिला है। यस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। इन इंडिया बोरेक्स अकर इन, इंडिया में बोरेक्स कहाँ पाया जाता है? तो याद होना चाहिए, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, पूगा वैली लद्दाख एंड सांबर लेक राजस्थान में बोरेक्स पाया जाता है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 61, if the standard EMF of cell for a given reaction has a negative value, क्वेश्चन ने यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल की वैल्यू नेगेटिव दी है। फॉलोइंग गिव द करेक्ट रिलेशनशिप, और क्वेश्चन ने आपसे डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम के बीच में रिलेशन पूछा है। आइए देखिए, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल की वैल्यू नेगेटिव दी गई, नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी नॉट इज अ ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट इज अ ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अगर डेल्टा जी नॉट इज अ ग्रेटर देन जीरो होगा तो के इक्विलिब्रियम इज लेस देन 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। यहाँ पर ब्यूटीन के कितने आइसोमर बन सकते हैं? ये हो गया आपका पहला आइसोमर हो गया, फर्स्ट आइसोमर हो गया, सेकंड चेक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देंगे। ये आपका बन गया सेकंड आइसोमर बन गया। यहाँ पे देखिए sp2 कार्बन से दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हैं, तो ये सिस भी बनाएगा और ट्रांस भी बनाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे 1, 2 और 3 आइसोमर हो जाएंगे। और देखिए कितने बनाएगा, जो कि 1, 2 और 3, ये हो गया दूसरा हो गया, और यहाँ पे होगा ये तीसरा हो गया। अब नंबर 4 चेक कर लेते हैं। अब हम बना देते हैं इसका चेन आइसोमर बना देंगे C, और एक मिथाइल ग्रुप आप यहाँ पे लगा देंगे CH2 ब्यूटीन, ये बन जाएगा 4 और 5 चेक कर लेते हैं। अब तो आप बन नहीं पाएंगे 5, ये आपका ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा 5, और एक छठा बन जाएगा ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ये बन जाएगा। तो कुल मिला के कुछ 6 आइसोमर इसके बनेंगे। आंसर हो जाएगा सेकंड। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। प्रोपेनर एंड प्रोपेनोन, प्रोपेनर और प्रोपेनोन ये कौन से आइसोमर होंगे आपस में? प्रोपेनल, ये हो जाएगा आपका प्रोपेनल। बात करते हैं प्रोपेनोन की, CH3, ये हो गया प्रोपेनोन हो गया। अब आप देखिए ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे, प्रोपेनोन, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर होंगे। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ना तो चेन आइसोमर होंगे ना तो पोजीशन आइसोमर होंगे, ये कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, solubility product of sparingly soluble salt AX2 is a 3.2 into 10 की पावर -11 its solubility। क्वेश्चन ने आपसे solubility पूछी है, हमें एक सॉल्ट दिया गया है, अननोन सॉल्ट है, AX2 दिया गया है, और क्वेश्चन आपसे इसकी सॉल्बिलिटी पूछी है। हमने मान लिया इसकी सॉल्बिलिटी 1:2 होगी, तो 1 की पावर 1 और 2 की पावर 2 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा
4s1 + 3 क्वेश्चन। तो यहाँ से KSP का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा 4s3 आ जाएगा। तो यहाँ निकाल लेते हैं। KSP आपको दिया गया है 3.2 × 10⁻11 = 4s3। सो s³ = 3.2 × 10⁻11/4। ये दसवां यहाँ हटेगा, यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 × 10⁻12 आ जाएगा। हमें इसका s³ निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 10⁻4। ये आ जाएगी इसकी सॉल्बिलिटी। तो यहाँ से s आ जाएगा 2 × 10⁻4। आंसर हो जाएगा 3rd। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ आ बेसिसिटी। क्वेश्चन में आपसे बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा गया है। पिप्रिडीन, ये होता है पिप्रिडीन होता है। ये हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड आपको दिया गया पिडीन दिया गया है। ये पिडीन हो गया। और थर्ड आपको दिया गया है माफोलिन दिया गया है। ये आपको माफोलिन हो गया। और फोर्थ आपको दिया गया है पायरोल। ये पायरोल हो गया, ये आपको दिया गया है। और क्वेश्चन ने आपसे इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है। ठीक है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है इज अ डायरेक्टिव फॉर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। इन्वर्सली टू द कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन के इन्वर्सली होता है। जहाँ पे कॉन्जुगेशन कम होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, फर्स्ट वाले की होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। कॉन्जुगेशन ना होने का इसके सेंटर एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले की सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले की होगी। फिर चेक कर लेते हैं। और सबसे कम होगी फोर्थ वाले की होगी, क्योंकि यहाँ पे इसके लोन पर डीलोकलाइज कर जाएंगे, जिसके कारण इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी कम हो जाएगी। तो सबसे कम होगी फोर्थ की होगी। अब हमें सेकंड और थर्ड में चेक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड वाले में यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन होने का इसके यहाँ पे जो सेंटर एटम है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ थर्ड वाले से कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा होगी फर्स्ट, देन थर्ड और देन सेकंड, और सबसे कम हो जाएगी फोर्थ वाले की। तो ऑर्डर निकल आएगा फर्स्ट थर्ड सेकंड है। क्या है, सबसे ज़्यादा हो जाएगी फर्स्ट की और सबसे कम हो जाएगी फोर्थ की। फिर यहाँ पे आएगा थर्ड आएगी और देन आएगी सेकंड आएगा। ये ऑर्डर निकल के आएगा। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 पाइए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। यहाँ पर हमें रिड्यूसिंग पावर का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। और क्वेश्चन ने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है।
तो आइए देख लेते हैं। एल्युमिनियम Al+3 रिड्यूस हो रहा है एल्युमिनियम में, जिसके लिए आपको SRP की वैल्यू दी गई है -1.66 वोल्ट दिया गया है। सिल्वर Ag+ रिड्यूस हो रहा है Ag में, SRP की वैल्यू आपको दे रखी है 0.80 वोल्ट दे रखी है। पोटेशियम K+ रिड्यूस हो रहा है पोटेशियम में, SRP की वैल्यू दी गई है -2.93 वोल्ट दिया गया है। Cr+3 रिड्यूस हो रहा है Cr में, और SRP की वैल्यू आपको दे रखी है -0.74 वोल्ट दे रखा है। हमें यहाँ पे बताना था करेक्ट रिड्यूसिंग पावर। देखिए, जिसके लिए SRP की वैल्यू होगी ज़्यादा, उसके लिए रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि SRP की वैल्यू सबसे कम आपको दी गई है, थर्ड में दी गई है। यहाँ पे SRP की वैल्यू सबसे कम है, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर हो जाएगी जो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा पोटेशियम आ जाएगा। फिर आपको दी गई है एल्युमिनियम दिया गया है, एल्युमिनियम हो जाएगा। फिर आपको दिया गया क्रोमियम दिया गया है, और सबसे कम हो जाएगी सिल्वर Ag की हो जाएगी। तो ये आपको ऑर्डर निकल आएगा, पोटेशियम, एल्युमिनियम, क्रोमियम और सिल्वर। आंसर सेकंड होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर C4H9Cl, इसके कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे? तो ये आपका बन गया, पहला स्ट्रक्चर बन गया। इसका नाम होगा 1-क्लोरोब्यूटेन। पहला आपका स्ट्रक्चर ये बन गया। सेकंड बनेगा, अब क्या आप क्या करेंगे, Cl की पोजीशन को चेंज कर देंगे। तो CH3 CH2, अब के हमने Cl को यहाँ पे लगा दिया। ये आपका बन गया सेकंड आइसोमर बन गया, स्ट्रक्चर आइसोमर बन गया। इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। थर्ड बना लेते हैं। अब क्या बनाएंगे, चेन आइसोमर बनाएंगे इसका। तो यहाँ बन जाएगा एक मिथाइल ग्रुप, आप इस वाले काम पे लगा देंगे। ये बन गया, तो ये बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। फोर्थ नंबर देख लीजिए। ये बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन। तो कुल मिला के इसके यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर आइसोमर बनेंगे। आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68। Ionization constant of acetic acid is 1.7 into 10 की पावर -5 and concentration of H+ ion दी गई है। Then find out initial concentration of acetic acid। क्वेश्चन आपसे initial concentration of acetic acid पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया आपको acetic acid दिया गया, जो कि weak acid होता है, डिसोसिएट कर जाएगा प्लस H+ आयन मिलेगा। हमने मान लिया कि एट इनिशियल टाइम पे इसकी जो कंसंट्रेशन है C मोलर है, और एट इनिशियल टाइम पे प्रोडक्ट साइड पे कंसंट्रेशन होगी 0 हो जाएगी। हमने मान लिया कि यहाँ से C अल्फ़ा मोल डिसोसिएट कर गए, तो यहाँ पे बचेगा C माइनस का C अल्फ़ा, और यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी C अल्फ़ा, और यहाँ पे इसकी आ जाएगी C अल्फ़ा आ जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे इसका हम निकालेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा अपॉन C माइनस C अल्फ़ा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का अल्फ़ा। 1 के रिस्पेक्ट में अल्फ़ा को हम नेगेटिव मान लेते हैं। मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, वहाँ स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा K इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा KA, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट KA बाई C, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा C अल्फ़ा इक्वल टू अंडर रूट KA इंटू C अल्फ़ा होता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, तो C अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इक्वल टू अंडर रूट KA इंटू C। अब आपको C की वैल्यू निकालनी है। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू अंडर रूट KA की वैल्यू आपको निकालनी है। KA की वैल्यू आपको दी गई है। KA की वैल्यू दी गई है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन C। तो यहाँ से आपकी C की वैल्यू आ जाएगी 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 5। सॉल्व कर लेंगे 2, तो C इक्वल टू आ जाएगा 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। फोर्थ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। क्वेश्चन ने आपसे स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड पूछा है, फर्स्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है तो ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। टू पेंटेनोन एंड 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोन आर पेयर ऑफ 2 पेंटेनोन हमें बनाना है यहाँ पे, मतलब 5 कार्बनों की प्रिंसिपल चेन होगी। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। पेंटेनोन सेकंड पे हो जाएगा, ये बन गया 2 पेंटेनोन बन गया, ये कहलाएगा 2 पेंटेनोन। ये हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड वाला क्या है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटानोन। यहाँ पे 4 कार्बनों की प्रिंसिपल चेन होगी ब्यूटेन, और नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। 3 पे लगाया मिथाइल, 3 पे हमने लगा दिया, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और 2 पे ब्यूटानोन, तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया 2 ब्यूटानोन। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में चैन आइसोमर होंगे, ये दोनों आपस में चैन आइसोमर होंगे, क्योंकि पहले वाले में आप देखिए 5 कार्बनों की चैन है और सेकंड वाले में 4 कार्बनों की चैन है, तो दोनों आपस में कहलाएंगे चैन आइसोमर कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71, A button cell has used in watch function as a following its half cell। यहाँ पे आपको हाफ सेल का पोटेंशियल दिया गया है और क्वेश्चन ने आपसे सेल पोटेंशियल पूछा है। ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन में आपसे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू पूछी गई है। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल हम क्या करेंगे, दोनों के हाफ पोटेंशियल को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखें, जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रही है, मतलब यहाँ पे जिंक और ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो जिंक होगा इसका बन जाएगा एनोड, जिंक का बना देंगे एनोड, और यहाँ पे सिल्वर की जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी
वो Re+1 है और यहाँ पर सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रही, तो सिल्वर को बना देंगे कैथोड, ये दोनों मिलकर बनाएंगे कैथोड और ये दोनों आपस में मिलकर बनाएंगे एनोड। तो यहाँ पे हम देखते हैं जिंक का बनेगा, जिंक का बन जाएगा एनोड बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हायर टू लोअर, हायर से लोअर पे जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया माइनस का 0.76 दिया गया है। और सेकंड वार में आप देखेंगे हायर टू लोअर जा रहे हैं और यहाँ पे इसका होगा इसका होगा रिडक्शन होगा, सिल्वर का हो रहा रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे हायर टू लोअर, यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया गया है 0.34 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई किसका रिडक्शन हो रहा है, जिंक का हुआ है 0 ऑक्सीडेशन, इसका हुआ रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका हमने बना दिया कैथोड और जिंक का बनाएंगे एनोड, हायर टू लोअर एट एनोड। तो 0.34 दिया गया, 0.34 दिया गया माइनस, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया गया माइनस का 0.76 वोल्ट दिया गया है। तो इन दोनों जोड़ देंगे तो निकल आएगा, थर्ड आंसर निकल आएगा 1.10 वोल्ट निकल आएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट एक्लिप्स फ्रॉम अ इथेन, इनमें से कौन सा एक्लिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वाला होगा, एक्लिप्स का मतलब होता है कि एक के पीछे दूसरा आ जाए, ठीक है। और बाकी एक्लिप्स आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है, जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास होती है वो एक्लिप्स को शो करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, लैब मेथड फॉर B2H6 डाइबोरेन का हमें फॉर्मेशन करना है, तो लैब मेथड क्या होगा। डाइबोरेन का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम I2 के साथ ट्रीट कराते हैं, तो यहाँ पे डाइबोरेन का फॉर्मेशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। Which one of the following give white precipitate with a silver nitrate? देखिए हमने इसको ट्रीट कर दिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ का है। सेकंड वाला ऑप्शन को देखिएगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Cl निकलेगा, जब यहाँ से Cl निकलेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, जो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा वो AgCl का प्रेसिपिटेशन देता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछी गई है, और यहाँ पे आपको एट अ इनफिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी आपको दी गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, इसकी आपको दी गई है 126.4। सेकंड आपको दिया गया है मोलर कंडक्टिविटी HCl की, तो आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस
आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ये आपको दिया गया है 425.9। फिर आपको दिया गया है सोडियम एसीटेट दिया गया है, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन आपको दिया गया है CH3CnIn प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन Na प्लस हो जाएगा। इसकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी आपको दी गई है 91.0 दी गई है, ठीक है। और क्वेश्चन ने आपसे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड पूछा है। आइए निकाल लेते हैं। CH3CO माइनस हमें यहाँ मिल जाएगा, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। तो हमें यहाँ मिल जाएगा आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ CH3CO मिल जाएगी 91 प्लस, और हमें चाहिए S प्लस चाहिए, वो कहाँ मिलेगा, वो आपको सेकंड वाले से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 425.9। अब अदर साइड को हम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ से NaCl को माइनस कर देंगे 126.4। तो यहाँ से आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी आपकी आ जाएगी 390.5 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्डर इज इनकरेक्ट, हमें यहाँ पे देखना कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट होगा। साइज सही दिया गया है, सेकंड वाला IPM बिल्कुल सही दिया गया, थर्ड वाला डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर बिल्कुल सही दिया गया, और फोर्थ वाला बोरान एल्यूमिनियम। हाँ, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दिया गया वो आपको गलत दिया गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो सही ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा होती है बोरान की होती है, फिर होती है टेल्यूरियम की होती है, देन इंडियम की होती है, और उसके बाद होती है गैलियम की होती है, और सबसे कम होती है एल्यूमिनियम की होती है। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सही ऑर्डर होता है। फोर्थ वाला आपको गलत दिया गया और गलती आपसे पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे। A solution contain Fe2 plus, Fe3 plus and I minus ions. This solution was treated with the iodine at a 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया गया है, और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है फेबरल रिडॉक्स रिएक्शन पूछी गई है। तो यहाँ पे Fe+3 रिड्यूस हो रहा है Fe+2 में, और इसके लिए आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है प्लस 0.77 वोल्ट, प्लस 0.77 वोल्ट दिया गया है। सेकंड कंडीशन आपको दी गई है I2 रिड्यूस हो रहा है -1 में, और इसके लिए आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है 0.536 वोल्ट दिया गया है। और क्वेश्चन ने आपसे फेवरेबल कंडीशन पूछी है। यहाँ पे देखेंगे कि इसका SRP मैक्सिमम है, जिसका SRP ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन पावर ज़्यादा हो जाएगी, और जिसका SRP होगा ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन पावर होगी ज़्यादा, मतलब एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके काम करेगा। इसका SRP है ज़्यादा तो बहुत आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, जिसका SRP होगा ज़्यादा वो उतनी तेज़ी में रिड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका SRP कम दिया गया है। अगर इसका SRP कम है, यहाँ पे इसका SRP कम दिया गया है, तो यहाँ पर जो आयोडाइड होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में। तो आइए चेक कर लेते हैं। I2 विल बी रिड्यूस टू I2 गलत दिया गया है, बल्कि I माइनस ऑक्सीडाइज होगा I2 में, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड वाला चेक कर लिए, देयर विल बी नो रिडॉक्स रिएक्शन, गलत है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी, गलत हो गया। I माइनस विल बी ऑक्सीडाइज टू I2 बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो SRP है कम दिया गया, जिसका SRP कम होता है
उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, बोरिक एसिड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड इट। हमें चेक करना कौन सा स्टेटमेंट सही होगा यहाँ पे। इज स्पेंगली सोल्वर इन अ वाटर बट हाईली सोल्वर इन अ वाटर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फैक्ट है, बिल्कुल सही दिया गया। अगला देखिए, इज इन सोल्वर इन वाटर, गलत दिया गया। वाटर में सोल्वर होती है बट स्पेंगली होती है, बट सोल्वर इन अ हॉट वाटर, सही है। थर्ड वाला दिया गया, हैज़ लेयर स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। द प्रेशर, क्वेश्चन में आपसे प्रेशर ऑफ H2 पूछा गया है और क्वेश्चन में आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, 0 दिया गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे आपको जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई 0 दी गई है फॉर इन अ प्योर वाटर एट 298 केल्विन। आइए तो सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, ट्वाइस H प्लस, इसका होगा रिडक्शन। इसने क्या किया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और जाकर H2 के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ पॉसिबल रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे नर्न्स इक्वेशन, हाफ सेल लगाएंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन जो होगी, इक्वल टू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। हम हाफ सेल की यहाँ पे इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0 हो जाती है, तो यहाँ से आपका निकल आएगा H2 इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन n। अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, 1 का चेंजेस आ रहा है और OC है 2, तो यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा लॉग Q, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जो लॉग हो जाएगा प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ H2 गैस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन अ वाटर, इन अ प्योर वाटर। देखिए वाटर, जो वाटर होता है, वाटर जो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है और यहाँ के लिए जो pH की वैल्यू होती है वो 7 होती है, तो यहाँ पर जो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 7 मोलर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप H प्लस आयन की कंसंट्रेशन निकल आई 10 की पावर माइनस का 7 मोलर और उसकी पावर 2, ये आ गया। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे क्या कहा है, क्वेश्चन ने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है इसकी वैल्यू आपको 0 दी गई है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ रही है तो इस पूरे की जो वैल्यू होगी, वो 0 के इक्वल होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आपको 0 दिया गया तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इस पूरे लॉग की जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी। देखिए log 1 की वैल्यू होती 0 होती है। अगर यहाँ पे log 0 दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू आप 1 कह सकते हैं। तो यहाँ से जो प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा, प्रेशर ऑफ H2 आएगा 10 की पावर माइनस 14 आ जाएगा। तो H2 गैस का प्रेशर जो आएगा 10 की पावर माइनस का 14 आएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। A buffer solution is prepared in which the concentration of ammonia is 0.3 molar and concentration of NH4 plus is 0.2 molar. अमोनिया NH3 की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.3 मोलर।
और अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन आपको दी गई 0.2 मोलर दिया गया है। Kb की वैल्यू आपको गिवन है, Kb इज गिवन 1.8 इंटू 10 की पावर -5। और क्वेश्चन ने आपसे यहाँ पे pH की वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन ने यहाँ पे आपसे pH की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अमोनिया, जो अमोनिया होता है ये वीक बेस होता है, ये एक वीक बेस होता है। अमोनियम NH4 प्लस आयन, और जो अमोनियम है इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड आपको दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे वीक बेस और इट्स कॉन्जुगेट बेस आए, कॉन्जुगेट एसिड दिया गया, मतलब यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर बनाया है बेसिक बफर सॉल्यूशन, मिलकर बना रहे हैं। ये आपका बन गया बेसिक बफर सॉल्यूशन, मिलकर बन गया, ठीक है। और हमें यहाँ पे pH की वैल्यू निकालनी है। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे pOH निकालेंगे। तो pOH को निकालने का जो फॉर्मूला होगा, pOH इक्वल टू हो जाएगा pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, सॉल्ट अपॉन बेस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको pKb की वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे pKb की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे pKb की वैल्यू निकाल दे रहे हैं। तो pKb इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग Kb की वैल्यू आपको गिवन है Kb, सो pKb इक्वल टू माइनस का लॉग, और Kb की वैल्यू आपको दी गई है 1.8 इंटू 10 की पावर -5। अब आप यहाँ पे जब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ से जो pKb की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी अप्रॉक्स 4.74। ये आपकी pKb की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठा के आप यहाँ पुटअप करेंगे तो आपका pOH आ जाएगा। सो pOH इक्वल टू pKb की वैल्यू आ गई 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट की यहाँ कंसंट्रेशन आपको दी गई 0.2 मोलर अपॉन बेस की कंसंट्रेशन दी गई 0.3 दी गई है, तो 2/3 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से pOH की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी लॉग की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। सो 4.74 प्लस लॉग 2 माइनस लॉग 3, तो यहाँ से आपको pOH की वैल्यू आ जाएगी अराउंड आएगी 4.56 के समथिंग आएगी। तो यहाँ से 4.56 आपकी pOH की वैल्यू आ गई। बट क्वेश्चन में आपसे pH की वैल्यू पूछी गई है, तो हम जानते हैं कि pH प्लस pOH इक्वल टू होता 14 होता है। तो यहाँ से pH की वैल्यू आ जाएगी, pH इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस का 4.56। तो यहाँ से आपकी pH की वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्स 9.44 के समथिंग आएगा। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी लंबा का क्वेश्चन था क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 81, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ट्रू एंड फॉल्स। Crystalline variety of boron on reaction with air form its nitride and oxide। गलत दिया गया है। क्रिस्टाइन वैरायटी नहीं होती बल्कि एमॉर्फस वैरायटी होती है। जो एमॉर्फस वैरायटी होती है वो रिएक्टिव होती है, तो गलत दिया गया है। यहाँ पे होना चाहिए था एमॉर्फस होना चाहिए था, यहाँ पर एमॉर्फस होना चाहिए था, ना कि क्रिस्टाइन। तो पहला बात आपका फॉल्स हो गया। अगला चेक कर लीजिए, सिमट का कार्ड, यस बिल्कुल सही, ये आपको दिया गया, ट्रू दिया गया है। थर्ड चेक कर लीजिए, गलत दिया गया है। यहाँ पर लो टेम्परेचर नहीं होता बल्कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, ये भी गलत दिया गया। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिर डिस्पाइजन गलत। ये ओल जो होती है पोटेशियम या एल्यूमिनियम के लिए होती है, तो ये भी गलत दिया गया है। ये भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे पहला क्या है, फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, और फिर दोनों फॉल्स। आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
among the following cell। क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल पूछे गए हैं। तो प्राइमरी सेल के जो एग्जाम्पल होते हैं, लेक लेंचे सेल बिल्कुल सही प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड ऑप्शन में लेक लेंचे सेल, ये दो के गलत हो गया है। यहाँ पे लेक लेंचे सेल नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था, इसकी जगह होना चाहिए था लेड स्टोरेज। ये होना चाहिए लेड स्टोरेज बैटरी होना चाहिए था। ऑप्शन रिपीट हो गया इसमें, ठीक है, गलत हो गया। निकल गलत है। मर्की सेल बिल्कुल सही है। जो प्राइमरी सेल के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं लेक लेंचे सेल और मर्की सेल होते हैं। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन में आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग वैल्यू पूछी गई है। भाई यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी +2 आ जाएगी, और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +3 आएगी। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे +2 से +3 पे जा रहा है। यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। आइए तो पहले वाले की चेक कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन हो, सॉरी यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो Fe+3 से Fe+2 में, भाई इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया, बस साइन आप चेंज कर देंगे तो उसका निकल आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल निकल आएगा। तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो आ जाएगा 0.35 वोल्ट हो जाएगा। और सेकंड वाले में दिया गया है, हम इसका निकाल लेंगे। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया, हम इसका निकालेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, तो आ जाएगा Fe+3 से रिड्यूस हो रहा है Fe+2 में। तो यहाँ पे इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा 0.77 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन ने आपसे पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे पूछा गया है। हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल है मैक्सिमम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा मैक्सिमम उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे Fe+3 का ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा मैक्सिमम, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल है मैक्सिमम। ये जितनी तेज़ी में रिड्यूस करेगा उतनी तेज़ी में किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84। In a borax bead test, cobalt oxide give blue color due to formation of a cobalt metaborate। सेकंड आंसर होगा बोरेक्स बीड टेस्ट में हमें ब्लू कलर मिलता है किसके कारण, कोबाल्ट मेटाबोरेट। यह कहलाता है कोबाल्ट मेटाबोरेट, जिसकी वजह से हमें सॉल्यूशन में ब्लू कलर मिलता है। यहाँ पे 2 होना चाहिए, ये 2 होगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। सोडियम इज मेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ अबाउट 40% NaCl एंड 60% ऑफ अ कैल्शियम क्लोराइड। देखिए होता क्या है कि मोल्टन NaCl सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम क्लोराइड होता है, जब इसकी जब मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको डिस्कस। Sodium is formed by the electrolysis of a molten mixture of about 40% NaCl and 60% CaCl2। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ पे हमें कैटायन प्राप्त होता है, यहाँ पे हमें सोडियम प्राप्त होता है। जो सोडियम क्लोराइड होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होने के कारण हमें यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए बहुत अधिक करंट की सप्लाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं कैल्शियम क्लोराइड को डाल देते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं कैल्शियम क्लोराइड को डाल देते हैं। जो कैल्शियम क्लोराइड होता है वो इसके मेल्टिंग पॉइंट को
कम कर देता है। जब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है तो एक कम करंट में सोडियम को ऑब्टेन कर देता है। तो आंसर हो जाएगा दिस मिक्सचर हैज ए लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl। बिल्कुल सही है, फोर्थ वाला। NaCl के मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम CaCl2 का इस्तेमाल करते हैं। आंसर हो जाएगा फोर्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 86। विच विल मेक बेसिक बफर। क्वेश्चन में पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा बेसिक बफर बनाएगा। बेसिक बफर के लिए क्या होना चाहिए कि वीक एसिड होगा, वीक एसिड होना चाहिए प्लस आइए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते। अभिषेक चला गया क्या? वो भागता बहुत तेजी में यार। क्वेश्चन नंबर 86। विच विल मेक बेसिक बफर। क्वेश्चन पूछा बताइए इनमें से कौन सा बेसिक बफर बनाएगा। बेसिक बफर के लिए वीक बेस होना चाहिए प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, विद स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं बेसिक बफर। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए फोर्थ ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिया गया है और वीक बेस दिया गया है। ये दोनों मिलके बेसिक बफर बनाएंगे। चेक कर लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हम चेक करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया गया HCl दिया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl दिया गया है, प्लस वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलकर बनाएंगे सॉल्ट। तो ये बन जाएगा NH4Cl प्लस वाटर। HCl की आपको जानकारी दी गई है, 100 ml इसका वॉल्यूम दिया गया है और मोलरिटी दी गई 0.1 मोलर दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मिलीमोल। 10 मिलीमोल इसके आ जाएंगे। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम 200 ml है, मोलरिटी 0.1 दिया गया है। तो यहाँ पे इसके मोल आ जाएंगे 20 मिलीमोल आ जाएंगे। और हमारा काम है कि सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे लिमिटिंग एजेंट। तो ये हो जाएगा लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। जो लिमिटिंग एजेंट होगा वो 100% ख़त्म हो जाएगा, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 मिलीमोल। सॉल्यूशन में 10 मिलीमोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बचेंगे और अमोनियम क्लोराइड के बनेंगे 10 मिलीमोल बनेंगे। अब बर्तन में सॉल्ट है और वीक बेस है। ये सॉल्ट और वीक बेस दोनों मिलकर बनाएंगे बेसिक बफर। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में आपसे स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल फॉर द पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल पूछा गया। पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल के लिए आपसे स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल की वैल्यू पूछी गई है। अगर यहाँ से आपको स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकालना है तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा G इक्वल टू माइनस का NF स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल डेल्टा G0। ठीक है, अगर हमें डेल्टा G0 की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमारा स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे पहले में निकालना पड़ेगा, इसके लिए डेल्टा G0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको डेल्टा G0 की वैल्यू गिवन है, वाटर के लिए गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए गिवन है और पेंटेन के लिए गिवन है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले डेल्टा G0 की वैल्यू निकालेंगे, O2 के लिए निकालेंगे। आइए, तो यहाँ पे आपकी जो बनेगी इक्वेशन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर दिया गया है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और बन जाएगा पेंटेन
C5H12 प्लस O2 गैस, यही आपका कहलाता है पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल। यही आपका कहलाएगा पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल कहलाएगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे यहाँ पे, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, और यहाँ पे लेंगे हम 6 मोल ऑफ वाटर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 2 8, यहाँ पे हो जाएगा 8 मोल ऑक्सी आइटम हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू गिवन है, डेल्टा जी आपको दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के डेल्टा जी आपको दिया गया माइनस का 394.4 दिया गया है, और वाटर के लिए आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी गई माइनस का 237.2 दिया गया है। तो यहाँ पे हमें निकालेंगे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालेंगे, फॉर O2 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे CO2 के लिए कितना आपको दिया गया है, CO2 के लिए आपको दिया गया है तो 5 इंटू हो जाएगा माइनस 394.4 प्लस वाटर के यहाँ पे 6 मालिक्यूल दिया गया, तो 6 इंटू हो जाएगा, और वाटर के डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है माइनस का 237.2 माइनस का माइनस प्रोडक्ट के लिए डेल्टा जी पेंटेन का आपको गिवन है माइनस 8.2, और यहाँ पे आपको दिया गया माइनस का 8.2 दिया गया है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आपकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3387, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई। अब इस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो यहाँ से आपका स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आ जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आई है, तो यहाँ पे हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू रखेंगे। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस का NF स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल माइनस 3387 इक्वल टू N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब वैल्यू आएगी 32 आ जाएगी भाई। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन भाई 0, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भाई आएगी -2, तो चेंज आ रहा है, 2 का चेंज आ रहा है। IC2 है और OC 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो N की वैल्यू आएगी 32 आएगी, तो 32 इंटू N F नंबर ऑफ फ्राइडे 96500 कूलम इंटू स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से आपका स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो तकरीबन इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इन डाइजेशन स्टेप ऑफ बेयर प्रोसेस इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन। बेयर प्रोसेस में जो इम्प्यूरिटीज होती है वो सेटल डाउन हो जाती हैं। वो कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज होती हैं? फोर्थ होगा TiO2 प्लस फेरिक ऑक्साइड। ये इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में सेटल डाउन कर जाती हैं बेयर प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में हमें बताना है कि स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल की वैल्यू हमें बतानी है। तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल हमें यहाँ पे निकालना होगा। रिएक्शन आपको गिवन है, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन होगी 0, और यहाँ पे +2, 0 से गया +2 पे गया, तो यहाँ पर इसका हो रहा ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे एनोड, ये दोनों मिलकर बनाएंगे एनोड। और यहाँ पे +3 से +2 पे जा रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो ये बनाएगा कैथोड। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आ जाएगा, स्टैंडर्ड EMF ऑफ रिडक्शन किसका हो रहा है? 0 से +2 है, रिडक्शन हो रहा है +3 से जा रहा है +2 पे जा रहा है, +3 से जा रहा है +2 पे जा रहा है। कहाँ गया है? ये दिया गया है, +3 से +2 पे गया है, तो हायर टू लोअर हो जाएगा। +3 टू +2 पे गया, ये हो गया रिडक्शन इसका एट अ कैथोड पे माइनस।
अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका हमें बनाना एनोड। एनोड किसका बनेगा, 0 से जा रहा है +2 पे जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 0 से +2 पे 0 से +2 पे गया तो यहाँ पे आ जाएगा हायर टू लोअर। ये आपको हायर टू लोअर यहाँ पे गिवन है Fe। ये आपको किस पे दिया गया, एनोड पे दिया गया है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको दी गई है 0.771 माइनस, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है -0.441 वोल्ट। तो यहाँ से आपका स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.212 वोल्ट आ जाएगा आपका। ये आपका निकल आएगा, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल आ जाएगा। आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 90। One mole of each of the following alkene is a catalytically hydrogenated. The quantity of a heat evolved will be the lowest in the case। आइए देखिए, हमें यहाँ पे हीट ऑफ अ हाइड्रोजिनेशन की लोवेस्ट वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे जो हीट ऑफ अ हाइड्रोजिनेशन होता है, द क्वांटिटी ऑफ हीट ऑफ इवॉल्व द लोवेस्ट इन द केस ऑफ हीट ऑफ अ हाइड्रोजिनेशन यहाँ पे जो होगा इनवर्सली टू द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है। जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके लिए यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन में ट्रांस टू ब्यूटीन दिया गया। जो ट्रांस होता है वो मोर स्टेबल एल्कीन होती है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 91। द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल इज गिवन बाय। द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल इज गिवन बाय होता है ΔG/ΔH। द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल सेल इज गिवन बाय ΔG/ΔH होता है। क्वेश्चन नंबर 92। In a reaction, if half of the double bond is broken and 2 new bonds are formed, this is a case of a डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ पे आपको एल्कीन गिवन है, यहाँ पर आपको एल्कीन गिवन है, ठीक है। और जो एल्कीन होती है इसके लिए जो रिएक्शन होती है एडिशन होती है। एडिशन ऑफ ए रिएक्शन एग्जांपल ऑफ अ एल्कीन, जैसे हमने यहाँ पे एक एल्कीन ले लिया और हमें इसका करवाना एडिशन करना है। हमने यहाँ पे ले लिया Br2 ले लिया, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पाई बॉन्ड टूट रहा है, 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एडिशन। एक Br आके यहाँ पे अटैक करेगा और दूसरा Br आके यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन हो गया। आंसर हो जाएगा सेकंड। एडिशन ऑफ रिएक्शन का एग्जांपल एल्कीन होता है। क्वेश्चन नंबर 93। बोरिक एसिड। बोरिक एसिड को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो HbO2 का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं मेटाबोरिक एसिड कहते हैं। ये कहलाता है मेटाबोरिक एसिड। जब हम बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और जब इसे हम रेड हीट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है B2O3 का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, जो कहलाता है बोरिक एनहाइड्राइड। ये आपको याद होना चाहिए था कि बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पे हमें मिलता है मेटाबोरिक एसिड, और जब इसको हम रेड हीट करते हैं तो बोरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। आंसर हो जाएगा थर्ड। द रिएक्शन, आपको रिएक्शन यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे HBr का एडिशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको एल्कीन दिया गया है, ये पाई बॉन्ड टूटेगा और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ये पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा। अब HBr अटैक करने के लिए आएगा। जो HBr होगा ये H+ Br- के फॉर्म में होगा।
प्लस जाएगा नेगेटिव के पास और नेगेटिव जाएगा प्लस के पास जाएगा। तो यहाँ पे जो बी आर है ये जाएगा प्लस के पास जाएगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा बी आर अटैक करेगा और इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा एच, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा एच प्लस। ठीक है, तो फॉर्मेशन तो प्रोडक्ट बन जाएगा फर्स्ट। निगेटिव को दे दीजिए पॉजिटिव और पॉजिटिव को दे दीजिए नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 95, द मोलर कंडक्टिविटी of a 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन ऑफ a AgNO3 विद इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ a। अच्छा भाई, क्वेश्चन आपसे मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, तो मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन C। हमें यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करना है और क्वेश्चन में आपको कंडक्टिविटी गिवन है, कंडक्टिविटी आपको दी गई है 5.76 इंटू 10 की पावर -3 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन या गिवन 0.5। ये कट जाएगा आपस में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो आ जाएगी, सॉल्व करने के पर आएगी 11.52 आएगा समथिंग। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 96, the order of increasing reactivity toward HCl of the following compound। हमें यहाँ पे ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी टूवर्ड HCl। यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन में एल्कीन दिया गया है। ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये बन जाएगा आपका 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड टूट के इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पाई बॉन्ड टूट के किसी एक कार्बन पे शिफ्ट होगा तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। टर्शियरी कार्बोकेटाइन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, और सबसे कम रिएक्टिविटी हो जाएगी प्राइमरी कार्बोकेटाइन की होगी। तो यहाँ पे जो आंसर बन के आएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी सेकंड वाले की होगी, देन थर्ड वाले की होगी, उसके बाद होगी फर्स्ट वाले की होगी। तो ऑर्डर आ जाएगा सेकंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, A hypothetical electrochemical cell is a shown below। अच्छा भाई, यहाँ पे आपको hypothetical electrochemical cell दी गई है और क्वेश्चन ने आपसे पूछा है रिएक्शन पूछी है, क्वेश्चन ने आपसे सर रिएक्शन पूछी गई है। ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 0 से जा रहा है +1 पे जा रहा है। ए 0 से +1 पे गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। बी +1 से 0 पे जा रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हो रही इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो यहाँ पे एट अ एनोड एंड एट अ कैथोड। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए का हो रहा है। ए ने क्या किया, इसने अपने अंदर से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाला और खुद का हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। और कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड हो गया रिडक्शन हो गया, B+। इसने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और जाके बी के फॉर्म में जाके डिपॉजिट हो गया एट अ कैथोड पे। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन क्या निकल के आएगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो केमिकल रिएक्शन बन जाएगी A + B + इक्वल टू A + B। तो देखिए कोई गिवन है, A + B + इक्वल टू A + B। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बतानी थी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन इज द मोस्ट बेसिक। हमें बताना कि बताइए यहाँ पे कौन सी मोस्ट बेसिक एमीन होगी। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ वाली जो एमीन है ये आपको दिया गया एलिफैटिक एमीन दी गई। जो एलिफैटिक एमीन होती है ये मोस्ट बेसिक एमीन होती है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 99,
हमें यहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू बतानी है और क्वेश्चन आपको गिवन है एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है, फॉर द सेल रिएक्शन आपको दी गई है। आइए देखिए एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। एट इक्विलिब्रियम पे जो ईएमएफ ऑफ सेल होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। एट इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ ऑफ जो सेल होता है इसकी वैल्यू होती 0 होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे इसका हो गया रिडक्शन हो गया, मतलब यहाँ पे लगेगी नॉन इक्वेशन लगेगी कंप्लीट सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log k। जहाँ पे ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन n। n होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। जिंक के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 और यहाँ पे दिया गया +2 दिया गया, तो यहाँ पे 2 मोर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी, 2 इंटू log k। अब यहाँ से आप log k की वैल्यू निकाल लेंगे सेल। यहाँ पे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू आपको दी गई 1.10 दी गई, वैल्यू पुट अप करेंगे 1.10 इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 इंटू log k। तो यहाँ से आपकी log k की वैल्यू आ जाएगी, log k इक्वल टू हो जाएगा 2.2 अपॉन 0.0591। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स आ जाएगा 37.22 के समथिंग आएगा। तो यहाँ से log k की वैल्यू आपकी आ जाएगी, log k इक्वल टू आ जाएगा 37.222। हमें इस log को हटाना है तो k इक्वल टू हो जाएगा k इक्वल टू 10 की पावर 37। तो यहाँ पे आ जाएगा k इक्वल टू आ जाएगा 37 आ जाएगा। आंसर गिवन है, फोर्थ आंसर। क्वेश्चन नंबर 100। इस क्वेश्चन में हमें आरएस नॉमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो बोमीन का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी 1 हो जाएगी। उसके बाद सीएल आ जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी 3rd हो जाएगी। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टी 4th हो जाएगी। ठीक है, पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी को डिसाइड कर लिया। उसके बाद ये देखिए जो लोवेस्ट प्रॉपर्टी ग्रुप है वो इनवर्ट होना चाहिए, तो इनवर्ट दिया गया है। अब हम घूमेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 जाने पे हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा वो हो जाता आर नॉमेनक्लेचर। ये हो जाएगा आर नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, ओके।